नमस्ते मास्टर्स। ध्यान सागर के हमारे रात्रि के ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे हमारा स्वाध्याय स्टार्ट हुआ है इमॉर्टल टॉक्स का, जो हमारे साथ उपस्थित है आन्या जी, तो मैं उनका आज के स्वाध्याय के लिए स्वागत करूंगी और हम कंटिन्यू करेंगे आगे की कहानी को जानेंगे, उस ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। यस, आन्या जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। आत्मवंदन आप सभी प्यारे प्यारे मास्टर्स को। मास्टर्स, आज का हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जब कोई भी किताब हम पढ़ते हैं तो जरूरी है कि हम ध्यान करें, मास्टर्स की एनर्जी के साथ जुड़ें, जिससे वो ज्ञान हमें और अच्छे से मिले। तो मैं जब भी कोई किताब पढ़ती हूँ तो मैं मास्टर से प्रे करती हूँ, ध्यान करती हूँ कि वो ज्ञान मेरे अंदर आए। तो आइए फिर हम भी कनेक्ट करते हैं राम जी सीता माँ का नाम लेकर। अपनी आंखों को बंद कर लें, हाथों को क्लैस्प कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें और एकदम शांत होते जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें। एक बार फिर एक गहरी लंबी सांस और मुंह से सांस छोड़ें। एकदम शांत, एकदम रिलैक्स होते जाएं। हर एक आती हुई सांस, हर एक जाती हुई सांस आपको एकदम शांत स्थिति में पहुंचाती जा रही है। और अब हम जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं हनुमान जी से। कली हनुवाणी के लेखक शून्य जी इस किताब में जितने भी पात्र हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन सबको नमन करते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये ज्ञान जो हनुमान जी ने, इन सभी पात्रों ने हमें देने की कोशिश की है, वो सारा ज्ञान हमें सरलता से मिलता जाए। इस ज्ञान को लेने के लिए, अनुभव करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आई एम ओपन टू रिसीव डिवाइन विजडम फ्रॉम दिस सेशन। एकदम शांत बने रहें अपनी सांसों के साथ और महसूस करें पत्री सर, हनुमान जी, जिन्हें भी आप अपना गुरु मानते हैं, देखें उनकी ऊर्जा आपके चारों ओर, आपके भ्रम रंध्र से बहते हुए पूरे शरीर में। आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ती जा रही है। आपका कण कण एकदम शांत ऊर्जा से, प्रकाश से भरता जा रहा है। एकदम शांति के साथ ऊर्जा का बहाव पूरे शरीर में।
एकदम शांत, इस अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान और हमारे गुरुओं का आशीर्वाद, उनकी तेजोमय शक्ति हमारे भीतर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल लें। और मास्टर्स, हम शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। तो जहां से हमने पिछली बार एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सुचेता जी और विचेता जी थी, उनकी तो समस्या का हल हो गया था। जो हमारे बाबा थे, वो अभी भी उस एंसेस्ट्रल क्लिफ पे, जो उसके नीचे तो उतर गए थे, वो उस क्लिफ से, उस पहाड़ी से जहां वो हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई थी, वहां से वो नीचे आ गए थे, उतर गए थे। लेकिन उनको अभी भी एक एक वो था कि वाह, मैं हनुमान जी से मिला। क्योंकि उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी। उन्होंने तो ये सोचा था कि वे अपने पूर्वजों से मिलेंगे, पर सीधा उन्हें अपने पूर्वजों के भी गुरु, उन सबके गुरु, सभी महातंगों के गुरु हनुमान जी से उनको उनकी भेंट हुई। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जया और सुचेता और विचेता जी को तो कहा कि जाओ जाओ जल्दी से, और मैं आता हूं, ऐसा कहा। अब उनके दिमाग में क्या था, जो बाबा थे, उनके दिमाग में ये था कि हनुमान जी तो अभी भी ऊपर ही होंगे, उसी एंसेस्टर क्लिफ पे जहां मैं उनसे मिला था। उनके रोम रोम में वो एक खुशी थी। तो उन्होंने सोचा कि ये कितना अच्छा, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं पूरी रात अपने गुरु के साथ रहूं, उनके सानिध्य में रहूं। तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। बाकी लोग चले जाएंगे, मैं यहीं रुक जाता हूँ। तो और मैं आनंद लूंगा हनुमान जी के साथ रहने का। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, उन्हें याद आया कि अरे, अगर क्या पता हनुमान जी खुद ही वहां चले जाएं, फिर क्या होगा। अब यहाँ पे जो चीजें थी मास्टर्स, जो बाबा हैं, जो महातंग हैं, उनको नेक्स्ट टू गॉड मानते थे, है ना, कि जैसे भगवान है, देवता है, उनके बाद बाबा हैं। क्योंकि उनको भी भगवान ही चुनते हैं, उनको, उनका एज हेड, एज लीडर, उनका जो उनको सब चीजों से बचाते हैं, इस माया के प्रकोप से भी उनकी रक्षा करते हैं। तो सोचें कि बाबा क्या सोचते हैं, मतलब कि मैं ऐसे हंसता खेलता नाचता गाता कैसा लगूंगा। लोग मतलब कहाँ मुझे देवता मानते, तो बिल्कुल बिल्कुल एक सीरियस होना चाहिए ना, कि अरे मैं बाबा हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। और कहाँ मैं, क्योंकि उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि वो हनुमान जी से मिले। तो मैं ऐसा हंसूंगा खेलूंगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसीलिए वो सुचेता और विचेता को पहले ही भेज देते हैं और वहां पे रुकते हैं कुछ क्षण। और फिर वो यही सोचते हैं कि मैं तो भाई, मेरे को देख अच्छे से काम एंड कंपोज्ड रहना है उनके सामने, एक एक नकाब की तरह, कि बाहर से मेरे को दिखाना है कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं है, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि मैं नॉर्मल हूँ। हाँ, मैं बाबा जी से भेंट हुई और एक शांत सा, ना कि ऐसे खेलते ये अंदर तुमका ये चल रहा था और बाहर से ऐसे करना था उनको। तो उनके मन में तो यही चल रहा था। तो जब उन्होंने सोचा कि मैं ऊपर ही रहता हूँ हनुमान जी के साथ, तभी उनके दिमाग में आइडिया आया, अरे, मैं सोच रहा हूँ कि हनुमान जी ऊपर हैं, ये भी तो हो सकता है कि हनुमान जी तो चले गए हो सीधा गांव में ही, जहाँ पे सब महातंग लोग रह रहे हैं, और मैं ऊपर ही हूँ। और क्योंकि हनुमान जी अजर अमर हैं, है ना, वो मर नहीं सकते हैं, तो उनको हमारी तरह पैर से चलने की जरूरत ही नहीं है, उनको कोई ऑटो रिक्शा करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी जहां चाहे वहां यूं यूं, मतलब बियॉन्ड टाइम ऐसे यूं पहुंच सकते हैं। उनको हमारी तरह कार, टैक्सी या फिर पैदल चल चल के चलने की जरूरत ही नहीं है। तो वो सोचते हैं, अरे वो तो चले गए होंगे, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे भी तो जाना है। और जल्दी से, अभी वो कहाँ सोच रहे थे कि मैं ऊपर रुकूंगा, वो जल्दी से खड़े होते हैं और जल्दी 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 पूरा रास्ता पार करके जाने लगते हैं कि जल्दी से मैं गांव पहुंचूं, अपने कबीले में पहुंचूं। हनुमान जी तो वहां बैठ गए होंगे। और अब वो सोचने लगते हैं कि क्या क्या होगा, वो इमेजिन करते हैं मास्टर्स। सोचे मास्टर्स कि आपको आपको किसी पार्टी में जाना है, ठीक है ना।
तो या आपको कोई बोलता है कि सरप्राइज मिलेगा, है ना, आपको वो आपका कोई आपका बेटा बेटी या कोई भी आपका दोस्त आपको बोलता है मैं तेरे लिए एक सरप्राइज है, अब वो क्या है मैं बताऊंगा नहीं, तो आप लोग एक इमेजिनेशन करने लग जाते हो ना कि अरे यार क्या सरप्राइज होगा, यहाँ जाना होगा, वहां मेरे घर पे होगा या बाहर होगा, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, क्या मुझे आईफोन या महंगी कार देगा या कोई अच्छा खाना खिलाएगा, मतलब एक इमेजिनेशन हम करने लग जाते हैं ना मन में कि क्या होगा क्या होगा। तो वही होता है बाबा के साथ। बाबा सोचने लगते हैं कि वहां गांव में क्या हो रहा होगा। वो सोचते हैं कि हनुमान जी तो वहां पहुंच गए होंगे और सब महातंग होंगे, खूब डांस गाना कर रहे होंगे, एक बॉन फायर होगा एंड सब अपनी खुशी व्यक्त कर रहे होंगे, सब पागल हो गए होंगे, झूम रहे होंगे, नाच रहे होंगे कि हनुमान जी आए हैं पूरे 41 ईयर्स, 41 वर्षों के बाद, तो कैसा लग रहा है। और फिर वो ये भी सोचते हैं कि लेकिन मैं तो सेलिब्रेट कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं तो बाबा हूँ, तो मेरे को तो अब चरण सेरेमनी करनी है जो कि नेक्स्ट कुछ दिनों तक चलती रहेगी। अब एक जो सेरेमनी, क्योंकि हनुमान जी आए हैं तो उनका स्वागत करेंगे, एक सेरेमनी होगी, और इसके बाद जो बाबा का सक्सेसर है, मीन्स जब नेक्स्ट इंसान, जैसे कि आप सोचे कि जैसे इलेक्शंस होते हैं फिर एक के बाद दूसरा प्राइम मिनिस्टर आते हैं, या मैं कहूँ राजा, वो बेटर एग्जाम्पल रहेगा, राजा के बाद दूसरा जो उनकी जगह लेगा दूसरा राजा बनेगा, तो वैसे ही अब बाबा का हो गया है टाइम इतना, तो अब दूसरा इंसान आएगा तो उसकी भी एक सेरेमनी होगी, तो वो सबका उनको तैयारी करनी है। और इस टाइम वो सोचते हैं कि क्योंकि बाबा बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो सोचते हैं फाइनली अब मेरे को तो मुक्ति मिलेगी सबसे और मैं भगवान के साथ एक हो जाऊंगा, बहुत अब मैंने कर लिया है, तो वो इसी में रहते हैं कि अब सब हो जाएगा। बाबा हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहते थे, क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया था कि जो महातंग के हेड होते हैं उनको भगवान ही डिसाइड कर देते हैं कि ये होंगे, और फिर भगवान उनको ज्ञान देते हैं जिससे सारी महातंग कम्युनिटी की वो रक्षा करें, जो माया का प्रभाव पड़ रहा है जो भी है वो सब उनको ध्यान रखते हैं। तो जो बाबा होते हैं वो सोचते हैं कि मैंने तो बहुत काम कर लिया है अब, है ना, उनका पास उनके एक होता है ना कंधों पे रहते हैं भार, और वो हमेशा तब भी प्रेजेंट मोमेंट पे रहते थे कि कुछ भी हो, थोड़ा बहुत माया का इफेक्ट पड़ा भी वो प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहे ही नहीं, क्योंकि देखिए ना मास्टर्स वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं हनुमान जी होंगे, वो फ्यूचर का सोच रहे हैं, वो होंगे, ये होगा, अब वो कबीले में पहुंच गए होंगे, आगे के दिनों में क्या होगा, सेरेमनी होगी, तब होगा, तो प्रेजेंट मोमेंट की जगह वो हर जगह फ्यूचर का सोचे जा रहे हैं। तो अब वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, जो कि इतने सालों साल प्रेजेंट मोमेंट में थे। अब उनके वो मस्तिष्क में हलचल चल रही है, एक सुनामी चल रही है थॉट्स की, ये वो ये ऐसे 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 होता है ना, जैसे एक के बाद एक थॉट आता रहता है, तो वो हो रहा है। और वो सोच रहे होंगे कि क्या होगा, ऐसे करते करते फाइनली वो अपने गांव अपने कबीले में पहुंच जाते हैं। अब बाबा तो सोच रहे होते हैं कि दिवाली मन रही होगी कि हनुमान जी आए हैं, और यहाँ तो बिल्कुल उल्टा, वो देखते हैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई है ही नहीं, मतलब बिल्कुल शांत, कोई है ही नहीं, जो लोग हैं कुछ वो सो रहे हैं, बस एक जगह एक बॉनफायर है और वहां पे एक औरत है, वो उनकी पत्नी है, तो उनकी जो वाइफ है वो सिर्फ वहां पे बैठी है उस आग के सामने। तो वो जाते हैं उनके पास और पूछते हैं कि अरे सुचेता और विचेता यहाँ पहुंचे नहीं है क्या, वो तो देखते हैं उनको दिखते ही नहीं है, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा। तो जो माता, माता यानी बाबा की वाइफ, जिनको प्यार से महातंग के लोग उनको माता बुलाते हैं, तो वो कहती हैं हाँ वो तो आ गई, वो कहती हैं। और फिर वो जो आग का लकड़ी का उन्होंने रखा होता है उसके ऊपर एक केतली रख देती है जिससे कि पानी गर्म हो, और उसमें थोड़ी घास वगैरह डालते कि आग जलती रहे, और वो बताती हैं कि सुचेता और विचेता यहाँ पे आई थी, और आके वो दोनों बहुत बिलख बिलख के रोने लगी, उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, बस रोती रही और वो चली गई, मतलब अपने घर चली गई। तो वो कहती हैं, फिर माता ही कहती हैं कि लगता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो भी इन दोनों के बीच की जो लड़ाई थी वो उसको सॉल्व कर ही नहीं पाए कि चित्ता किसका पुत्र है। माता कहती हैं
तो बाबा तो हैरान होते हैं कि हैं ये क्या हो रहा है, हनुमान जी ने सब सॉल्व कर दिया और यहाँ इन दोनों ने कुछ बताया ही नहीं है, और सब यही सोच रहे हैं कुछ सॉल्व नहीं हुआ है। तो बाबा कहते हैं क्या, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि चिरंजीवी हनुमान जी आ गए हैं, उनका आगमन हो गया है। लेकिन माता ने कुछ सुना ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना है। वो उस वैसे जो उन्होंने केतली रखी थी पानी की उसी को देख रही थी और पानी में वो तिनके डाल रही थी। तो बाबा को बड़ा मतलब एक होता है ना इरिटेशन कि क्या है, सोचो मास्टर्स, हनुमान जी के बारे में ना सोचे। अगर मैं बोलूं अरे यहाँ पे ऋतिक रोशन आया है और आप लोग बैठे हो, ठीक है, मतलब कुछ फर्क ही नहीं, अपना कर रहे हैं तो होगा ना। अरे मैं बता रही हूँ ऋतिक रोशन है, कोई फर्क ही नहीं है, क्या है। तो यहाँ तो हनुमान जी थे, चिरंजीवी हनुमान जी, और माता कुछ फर्क ही नहीं है, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। तो बाबा जी को ना बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है। कहती हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, हनुमान जी आ गए हैं। तो माता उनको देखती हैं और बोलती हैं क्या सुना, और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। अरे ठीक है, सुचेता और विचेता की चीज सॉल्व नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, कोई और तरीका निकल जाएगा। तो बाबा उनको देख रही, वो कह रही इनको क्या हो गया है भाई, कहाँ उनकी बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ हनुमान जी आ गए, उनको समझ नहीं आ रहा। तो वो ना बिल्कुल उनके नीचे होके बैठते हैं घुटनों के पे, और उनको मतलब बिल्कुल मुंह के सामने आके धीरे धीरे शब्द बोलते हैं, हनुमान जी आ गए हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि जो इंसान सुन भी नहीं सकता, अगर कोई किनको सुनने में परेशानी है, कोई बहरे इंसान है, तो उनको भी सुनाई दे जाए, वो मतलब होता है लिप सिंकिंग, लिप्स को ही देखकर बता देंगे कि ये बोल रहा है। पर माता को तब भी समझ नहीं आया, समझ ही नहीं आया। फिर बाबा चिल्लाने लगे, सुनो हनुमान जी आ गए हैं, बहुत चिल्लाने लगे। लेकिन माता को क्या दिख रहा था, माता को दिख रहा था कि वो मुंह बना रहे हैं। मतलब बेसिकली हो क्या रहा था कि वो तो बोल रहे थे, लेकिन माता को दिख रहा था कि उनका मुंह बंद है, ऐसे से मुंह बना रहे हैं, बस उनका मुंह खुलते हुए भी उनको दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो ऐसे उनको लग रहा है कि ऐसे कर रहे हैं, जबकि बाबा तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। तो बेसिकली माता जब वो, तो अभी आगे आते हैं, उनको ना वो जब वो बोल रहे थे तो उनको लगा था कुछ बोल ही नहीं रहे, मुंह लिप्स ही नहीं हिल रहे उनके, तो उनको सुनाई नहीं दे रहा था। तो तब उन्होंने रियलाइज किया कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं बोल रहा हूं उनको सुनाई नहीं दे रहा। और तब बाबा को समझ आया कि अच्छा, जब मैं हनुमान जी के आने की बात कर रहा हूँ वो चीजें उनको सुनाई नहीं दे रही, बाकी हर एक चीज सुनाई दे रही है। तो जब वो दूसरी बातें कर रहे हैं वो तो उनको समझ आ रहा है ना। अगर आपको पता है उन्होंने कहा था कि तुम्हें सुनाई नहीं, तुमने सुना नहीं, हनुमान जी आ रहे हैं, तो माता ने रिप्लाई किया था क्या नहीं सुना। तो उनको उतना सुनाई दे रहा है, पर हनुमान जी आ रहे हैं या हनुमान जी, जिस शब्द में हनुमान जी हैं या उनके आने की बात हो रही है, वो उनको सुनाई ही नहीं दे रहा है, और मतलब उनको दिख भी नहीं रहा कि वो बोल रहे हैं। तो ये सुनकर वो तो परेशान हो गए, मतलब ये जानकर जब उन्होंने गेस कर लिया कि ये हो रहा है, उन्होंने कहा अरे ये मेरी जिंदगी की सबसे खुशहाल न्यूज है, इतनी बड़ी बात है कि हनुमान जी आ गए हैं और मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ। और वो समझ गए कि माता ने सुचेता और विचेता को भी ऐसे ही देखा होगा, वो भी बता रही होंगी कि हनुमान जी आ गए हैं, उन्होंने समस्या सॉल्व कर दी है। लेकिन वो बोल रहे होंगे और इसे कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे, तो वो थक हार के रोके चली गई, ऐसा हुआ होगा। तो अब माता को तो ये सब पता नहीं है कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो वो आती हैं, अपना हाथ रखती हैं बाबा के कंधे पे और कहती हैं अरे कोई बात नहीं। वो देखती हैं कि बाबा भी रो रहे हैं, तो वो कहती हैं अरे कोई बात नहीं, हम एक तरीका निकाल लेंगे, वो उनकी परेशानी का हल निकाल लेंगे, सुचेता और विचेता का। माता को अभी भी लग रहा है कि वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि विचेता और सुचेता की समस्या का हल नहीं निकला। पर असलियत तो कुछ और है, असलियत ये है कि बाबा की इतनी खुशी है, पर वो बता नहीं पा रहे हैं कि हनुमान जी आ रहे हैं। अब फाइनली क्या होता है, माता, अब रात हो गई है, वो माता ने जो केतली रखी होती है पानी की उसे उठाती हैं और बाबा अपना मुंह हाथ धोते हैं उस गरम गरम पानी से। उसके बाद
जब पानी से हाथ मुंह धो लेते हैं तो थोड़े वो शांत होते हैं थोड़ा। और इसके बाद माता कहती हैं कि अ, फिर बाबा कहते हैं कि सोचो कि मैं तुम्हें कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, पर वो तुम्हें मिल नहीं रहा है। तो माता कहती है अच्छा, और फिर उबासी लेने लगती हैं, उनको नींद आ रही होती है बेसिकली। तो फिर वो कहते हैं बाबा चलो ठीक है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम जाके सो जाओ। माता कहती हैं आप भी सो जाइए, बहुत रात हो गई है। वो कहते हैं ठीक है, फिर दोनों सोने चले जाते हैं। लेकिन बाबा को तो पहले नींद आती ही नहीं है शुरू के 1-2 घंटे, क्योंकि उनका मन विचलित होता है। वो यही सोच रहे होते हैं कि अरे हनुमान जी आ रहे हैं, पर वो मुझे बताने नहीं दे रहे हैं कि वो आ गए हैं, इसके पीछे का क्या राज है। तो वो परेशान होते हैं। अब मास्टर से क्या है, ये वही है जो हमारा लॉजिकल माइंड है। अब क्या होता है ना, वो सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भ्रम हुआ था, क्या पता मेरे को दिखे ही ना हो हनुमान जी, ये सब मेरा मन का वहम है। वो ये सोचते हैं, और ये हमारे साथ भी होता है ना मास्टर्स, कभी कभी हमें एक्सपीरियंस होता है मेडिटेशन में या वैसे, हम सोचते हैं पता नहीं यार, लगता है मेरे को ऐसी गलत फहमी हुई होगी, क्या पता मैं खुद से ही इमेजिन कर रहा हूँ, ये लाइट या मास्टर असली में कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो यही बाबा के साथ होता है। अब उन हमारा जो माइंड होता है ना, उसमें एक ये चीज चलती रहती है ना, अच्छा बुरा, सही गलत, प्रेम घृणा, गुस्सा और खुशी, ये सब चलता रहता है। और इसी में हमारा माइंड जो है इस माया के प्रभाव में फंस जाता है। इसकी वजह से हमें कुछ जो मेन इंफॉर्मेशन है रिसीव ही नहीं होती, क्योंकि हमारे माइंड में द्वंद चलता रहता है, ये अच्छा है ये बुरा, ये सही है गलत है ना, यही टक 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 घूमता रहता है, ये ओवर थिंकिंग होती रहती है। इसीलिए हम कहते हैं ना मेडिटेशन में मेरा दिमाग मन नहीं लग रहा है, यहाँ वहां के थॉट्स आते रहते हैं। यही यही अभी बाबा के साथ हो रहा है। और वो सोचते हैं क्या पता हनुमान जी आए ही ना हो, मैं ही इतना परेशान हो गया कि सुचेता विचेता की प्रॉब्लम से, कि मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था, कि क्या पता मैंने इमेजिन कर लिया हो। वो अपने पे डाउट करने लगते हैं, सेल्फ डाउट। चलो, लेकिन अब ये सब तो हो गया था, इसमें वो कुछ कर नहीं सकते। वो सोचते हैं क्या पता ये भी हो सकता है कि ये जो भ्रम है सिर्फ मुझे नहीं हुआ, मेरे साथ साथ सुचेता विचेता चित्ता उनको भी हो गया, सबको एक साथ भ्रम हो गया है। तो वो सोचते हैं कि अभी क्या हो रहा है, मैं तो भ्रम में हूँ। अगर मैं ये बात माता को और अपनी वाइफ को और सभी महातंगों को बता देता, तो वो भी भ्रम में आ जाते हैं ना, क्योंकि बाबा जो बोलेंगे वो तो सत्य मानेंगे। तो मेरा भ्रम सबका भ्रम बन जाता। ये सोचते सोचते उनकी जो सारी एक्साइटमेंट है ना कि हनुमान जी आए हैं, वो सब जीरो हो गई, क्योंकि उनको लगा कि सब सत्य था ही नहीं, उनके मन का वहम था। ये करते करते सोचते सोचते फाइनली वे सो गए। अब वो तो सो गए, और उनकी अब लाइफ में मास्टर्स कोई इच्छा नहीं थी। उनकी एक ही इच्छा थी कि अब जो मेरा दायित्व है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आगे हैंड ओवर कर दूं, अब अगला जो मेरे बाद आने वाला है। और वो कौन था? उर्वा। तो उर्वा एक बहुत ही यंग लड़का था, जो कि वही मातंग कम्युनिटी में वो अपने अर्ली 20s में था, मीन्स 21-22 साल का आप मान सकते हैं। और उन्हीं को चूज किया गया था कि अब वो नेक्स्ट जो महातंगों के हेड हैं, वो उर्वा बनेंगे। और मास्टर से एक बात है जो आपने पिछली स्टोरी में भी जाना होगा, कि महातंगों के लिए फिजिकल एज जरूरी नहीं है। क्योंकि जब बाबा ने कहा था कि चित्ता तो छोटा बच्चा है, तो हनुमान जी ने क्या कहा था? और तब बाबा ने कहा था हाँ वो एक ओल्ड सोल है। तो वैसे ही महातंग एज को नहीं मानते कि अरे तो छोटा है या ये तो बड़ा है, क्योंकि उनको पता है सोल लेवल पे वो सब ओल्ड सोल्स हैं, जिन्होंने बहुत जन्म लिए हैं, और अब जाके उनपे हनुमान जी कृपा आई है। तो है। अब जो महातंगों के पास ऐसे कुछ चीजें होती हैं कि हमें पता है कि ये भगवान खुद उनको बताते हैं, कि उनको सिग्नल देते हैं बेसिकली, कि ये इंसान तुम्हारा हेड बनेगा। तो उन जो सिग्नल था वो क्या था, कि जिसको भी जो भी महातंग का हेड होगा, उसको बहुत खतरनाक डरावने सपने आएंगे। और जो उर्वा था, उनको भी डरावने सपने, बचपन से डरावने सपने आते थे उर्वा को। तो जब बाबा तो सो रहे थे, वहीं पे उर्वा को एक बहुत डरावना सपना आ रहा था, हमेशा की तरह उनको बचपन से ही डरावने सपने आते हैं। तो इस सपने में क्या हुआ, इस सपने में वो समुद्र के बीचों बीच एक चट्टान पर थे, वहां पे बैठे हुए थे और बहुत दुखी, बहुत निराश थे, बहुत थके हुए थे।
उनको याद भी नहीं था कि उस चट्टान पे कैसे पहुंचे थे। और उनका जो घर था वो उधर से उस समुद्र के उस पार था। लेकिन अब उनके आशा की किरण भी उनकी सब हट गई थी। उनको था कि लगता है मैं घर कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। उनको अब ये हो गया था। उनको लग रहा था अब तो मैं, मेरी मृत्यु ही होगी यहाँ पर। तब उनको एक आवाज आई, एक बहुत ही मधुर आवाज। उस आवाज ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगी। है ना, मैं तुम्हारी, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो उर्वा ने देखा अपने सपने में ये क्या है, आवाज कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने नीचे देखा, वो जो उस पत्थर पे बैठे थे तो समुद्र ही था चारों ओर। तो उन्होंने देखा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो कि खड़ी थी। उसका नीचे का शरीर पूरा पानी के अंदर ही था बेसिकली, तो उसका चेहरा ही दिख रहा था। तो बहुत सुंदर, और उसकी हरी आंखें थी, और बहुत सुंदर चेहरा, बिल्कुल क्लीन स्किन और हरी आंखें। तो अब उसको, उर्वा को तो मन में डर था, है ना, जान के खतरे का, कि मैं मर जाऊंगा, मैं कैसे घर नहीं जा पाऊंगा। तो जैसे वो तो थोड़ा डर गया कि ये क्या हो रहा है। तो वो अचानक से खड़ा हो गया उस पत्थर पे और कहते हैं, कौन हो तुम, क्या चाहती हो। क्योंकि मास्टर्स अगर नॉर्मली हम होते, अगर उर्वा को टेंशन नहीं होती, तो शायद वो भी कहता वाह कितनी सुंदर लड़की है, कैसी हो। लेकिन यहाँ क्योंकि ऑलरेडी इसके मन में इतने अलार्म सेट थे कि मरने वाला हूँ, क्या होगा, सारी होप निकल चुकी थी, वो इतना परेशान था कि तो सुंदर लड़की को देखकर भी वो डर गया और पूछने लगा कौन हो। तो उसने फिर से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं एक रास्ता जानती हूँ जहां से तुम्हारी जो बोट है वो आगे निकल जाएगी और तुम घर पहुंच जाओगे। तो उर्वा कुछ नहीं कहता, वो कुछ नहीं कहता, बिल्कुल शांति रहती है। वो सोचता है क्या करे, वो ऊपर देख लेता है और लड़की को देख रहा होता है ना, पहले वो खड़ा होता है फिर ऊपर ही देखता रहता है। फिर वो कुछ सोचता है सोचता है, फिर वो बहुत हिम्मत जुटाकर नीचे वापस देखता है लड़की को। देखता है कि लड़की अभी भी है या गायब हो गई है। तो वो देखता है कि लड़की तो अभी भी है। तो फिर वो फिर पूछता है इस लड़की से कि कौन हो तुम। तो कहती है कि मैं बहुत ही अभागन हूँ, मैं यहाँ पे इस समुद्र में फंस गई हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि कोई मुझे बचाए, जैसे तुम हो। तुम मुझे बचाओ, मैं वेट करती हूँ कि कोई तो आए मुझे बचाए, और अब तुम आ गए हो। वो कहती है और फिर रोने लगती है। तो तब तब उर्वा देखता है, तब उसके मन से वो जो थोड़ा टेंशन है हटती है और देखता है कि कितनी सुंदर लड़की है और कितना परेशान है, कितना रो रही है। तब उर्वा कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आओ हाथ दो। तो उर्वा क्या कहता है, लेट जाता है उस पत्थर पे पेट के बल और उसको हाथ देता है कि उठे सहारा देने के लिए। तो वो उसको, जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है, बड़ा सॉफ्ट हाथ होता है, तो वो नीचे धकेलने लगता है जैसे कि लड़की को कोई खींच रहा है। तो उसको ऐसा लगता है कि पानी के नीचे कोई लड़की को खींच रहा है। तो पूरी अपनी जान लगा देता है कि खींचे वो लड़की को बाहर लेकर आए। लेकिन वो हो ही नहीं पाता और अल्टीमेटली वो ही नीचे गिर जाता है पानी में। जब वो पानी के अंदर जाता है तो पहले तो वो सांस नहीं ले पाता, मतलब वो सोचता है क्या हो रहा है। फिर वो देखता है धीरे धीरे कि जब वो ब्रीज कर रहा है ना, सांस ले रहा है, तो उसके मुंह से भाप निकल रही है। और फिर वो देखता है क्या, कि वो आराम से सांस ले रहा है, लेकिन जो सांस ले रहा है वो ऑक्सीजन नहीं ले रहा, वो पानी, मतलब जैसे मछलियां होती है ना, मछलियां भी ब्रीथ करती हैं पानी में। हम तो पानी में ब्रीथ नहीं कर सकते, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम पानी में तो डूब जाएंगे। बट वो पानी में आराम से सांस ले पा रहा था, जैसे मछलियां होती है वैसे, एयर की उसको जरूरत ही नहीं है। तो वो तो बड़ा हैरान हुआ कि क्या हुआ। और वो पानी में ना तैर रहा था। तो वो सोचने लगा क्या हुआ। उसने साइड में देखा कि वो लड़की कहाँ है जिसको मैं बचा रहा था। तो उसने देखा कि उस लड़की ने उसकी पीठ पे हाथ रखा था और उसको डायरेक्शंस दे रही थी, जैसे कि अब यहाँ जाना है तो उसको ऐसे थोड़ा ऐसे हाथ ऐसे मोड़ रही थी। तो वो इधर जा रहा है, तो उधर जाना है तो उधर ऐसे करके मोड़ रही थी। तो वो तैरता जा रहा था लड़की के डायरेक्शन पे और सांस भी ले पा रहा था। तो उसको तो समझ नहीं, उस लड़की को देखा कि भाई क्या हो रहा है। तो लड़की ने कुछ नहीं किया, और उसने सोचा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने पीछे मुड़ के देखा उस लड़की को ही। तो उसने देखा कि अरे ये लड़की तो लड़की है ही नहीं, ऊपर से लड़की है और नीचे से मछली का शरीर है, मतलब ये मरमेड है, जल कन्या है ये।
तो फिर उसका माइंड देखता है, अरे अगर ये जल कन्या तो क्या हुआ। वो अपने आप को देखता है, फिर अपनी पीठ पे, और फिर वो देखता है कि वो भी मरमैन बन गया है ना। तो वो उसके भी नीचे का शरीर मछली वाला हो गया है और ऊपर से वो इंसान है। तो ये वो समझता है कि ये तो जाल था, एक ट्रैप था उस जल कन्या का। उस जल कन्या ने उसको ऐसे मदद मांगी, उसको नीचे ही ढकेल दिया, वो नीचे गिर गया, तो वो भी बन गया एक मरमैन। तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जो जल कन्या होती है, मरमेड, वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, उसके फेस पे कोई हाव भाव नहीं होता है। वो ऐसे ही उसको बस झटक झटक के, क्योंकि अब उर्वा को पता चल गया है कि इसने ऐसा किया है, तो वो रिबेल करने की कोशिश करता है कि मैं वापस जाऊं। लेकिन वो बड़ा टाइट करके उसको कस के पकड़ती है और उसको लेके जाती है। तो बहुत कर करती है, फाइनली वो एक महल में पहुंचते हैं। मतलब उस समुद्र के अंदर एक महल होता है, उस महल में एक रानी होती है। तो वो जाती है और कहती है अपना सर झुका के, हे रानी, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, और ये अब इस साम्राज्य का, हमारे इस मरमेड साम्राज्य का पार्ट हो गया है, इसका हिस्सा हो गया है। तो ये मेरी आपको एक भेंट है, इसको स्वीकार करें। उर्वा को तो बहुत गुस्सा हो रहा होता है, गुस्से में उस मरमेड को ही, जो जल कन्या को देखता रहता है। और उसके बाद क्या होता है, वो तो चली जाती है आज्ञा लेकर रानी से। और जैसी वो जा रही होती है वहां रूम से, तो उर्वा चिल्लाता है गुस्से में कि तुम झूठी हो, तुमने चीट किया है मुझ पे, फ्रॉड हो तुम। कुछ घंटों के बाद उसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया सिचुएशन, है ना, कि अब यही मेरी आइडेंटिटी है, मैं एक मरमैन हूँ। और अभी मैं जिंदा तो हूँ एटलीस्ट। वहां पत्थर पे जब मैं ऊपर था, इंसान था प्रॉपर, तब तो मैं जीता ही नहीं ना, तब मैं मर जाता, क्योंकि कुछ था ही नहीं। एटलीस्ट अब मैं जिंदा हूँ। और प्यास से मरने से तो अच्छा है कि मैं समुद्र के बीच में ही रहूं, वरना तो भूखा प्यासा रहता। और उसको एक रूम मिला था, तो वहां अपने बेडरूम में लेट गया। उसने देखा उसके बेडरूम में हर जगह उसका जो उसको बेडरूम दिया गया था, कमरा सोने के लिए, वो बहुत सुंदर था। वहां पे सुंदर सुंदर पर्ल्स थे, और अलग अलग कलरफुल जेम्स थे, मोती थे, और आप कह सकते हैं जैसे एमथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज, अलग अलग डायमंड्स, सुंदर सुंदर हीरे हर जगह लगे हुए, बिल्कुल चमक रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। तब उसने, जब वो देख रहा था, तो उसने सोचा अपने परिवार के बारे में, जो एक झोपड़ी में रहता था समुद्र के उस पार। और तब उसने रियलाइज किया कि अब उसकी जो इच्छा थी वहां घर जाने की, अपने परिवार से मिलने की, अब वो धीरे धीरे ना कम होती जा रही थी, बहुत ही कम। अब उसमें वो इच्छा ही नहीं थी कि मैं अपने घर जाऊं, अपने परिवार वालों से मिलूं, अपने माता पिता से, भाई बहन से। जो उसकी फैमिली, परिवार का जो यादें थी उसकी, वो धीरे धीरे ना बहुत बोरिंग होती जा रही थी। अब उसको वो मजा ही नहीं आता था उनके बारे में सोचकर। उल्टा उसका मन अब यहाँ पे लगने लगा, यहाँ के महल में, कि कितना सुंदर महल है, यहाँ पे मोती लगे हैं, सब लगे हैं, हीरे जवाहरात लगे हैं। उसने रियलाइज किया कि यहाँ पे पानी है ही नहीं। फिर उसने सोचा क्या पता ये हो सकता है कि मुझे आदत हो गई है, जैसे मास्टर्स, यहाँ पे हवा हर जगह है ना, हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन क्या हमें हवा दिखाई देती है? नहीं ना, इनविजिबल है। तो वो सोचता है कि क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है, तो इसीलिए मुझे पानी दिखाई नहीं दे रहा। पानी होगा पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देती, तो वैसे ही पानी में होते हुए मुझे पानी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं अकस्टम्ड हो गया हूँ। अब क्या होता है ना मास्टर, वो जगह बहुत सुंदर होती है, बहुत खूबसूरत होती है, बहुत कलरफुल होती है, वहां पे सब ऐशो आराम होता है। और उसको एक खुद का एक एक रूम प्रॉपर, एक उसको एक खुद का एक पैलेस, एक महल दिया जाता है खुद का, जहाँ वो सब कुछ कर सकता है ना, आराम से अपना लाइफ स्पेंड करे। लेकिन क्या होता है ना, उसको कहीं ना कहीं मन में होता है कि कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ, कुछ तो मिस कर रहा हूँ। उसको लगता है कि ये जो मैं मरमैन बना हूँ, ये तो एक छलावा हुआ है ना मेरे साथ, ये एक झूठ है। फिर उसका माइंड वापस आता है। तो उसके माइंड में ना एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, एक जगह कि वो खुश है, यहाँ अच्छा है, और एक जगह नहीं नहीं ये गलत है, मुझे छला गया है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है, और उसे फिर से वो जल कन्या याद आती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आ गया और फंस गया यहाँ पे। और वो सोचता है कि मैं कभी उस जल कन्या को माफ नहीं करूंगा। जैसे ही वो सोचता है, उसके कमरे का दरवाजा खुलता है धड़ करके, जैसे कि सीआईडी में दया दरवाजा तोड़ देते ना, धड़ाक, वैसे ही।
और वो देखता है कि वही जल कन्या आ रही है और चिल्लाती है कि तुम एक लूजर हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम मेरे को उठा नहीं सकते थे वहां से? बचा लेते तो तुम और मैं दोनों बच जाते। तुमने मुझे वहां पे झूठा कहा था रानी के महल में, पर मैंने झूठ नहीं बोला था। मुझे रास्ता पता है समुद्र को पार करने का। अगर तुमने मुझे बचा लिया होता तो हम दोनों की जान बच जाती, हम वापस इंसान बन जाते। अभी मैं जल कन्या हूं, मैं भी इंसान बन जाती, तुम भी, और तुम तो इंसान थे ही, और हम वहां से वापस अपने घर चले जाते। तो उर्वा हैरान होता है कि क्या, तो फिर पूछता है कि क्या अभी ये पॉसिबल है कि मैं वापस इंसान बन जाऊं? अब उसको एक आशा की किरण आती है। तो वो उठता है और जाता है, पूछता है। पर मरमेड को उससे बहुत गुस्सा आ रहा था उस जल कन्या को कि यार कैसा है, इसकी वजह से मैं भी फंस गई। फिर वो दोबारा कहती है कि दोबारा मुझे झूठा मत कहना, दोबारा मत कहना कि मैं फ्रॉड हूँ। फिर वो कहती है कि हाँ, ये पॉसिबल है कि तुम यहाँ से वापस जाओ, इंसान बनकर वापस चले जाओ। वो कहता है लेकिन अगर उसके लिए तुम्हें कोई उठाए, तुम्हें यहाँ से बचा ले। तो वो बताती है कि सारा प्रोसीजर, कि अगर कोई इंसान किसी भी मरमेड या मरमैन को, किसी जल कन्या को पानी से निकाल लेता है मदद मांगने पर, तो वो जो जल कन्या या मरमैन जो फंसा होता है वो भी इंसान बन जाता है। लेकिन अगर वो एक आदमी पानी के अंदर आ जाता है, जैसे कि उर्वा आ गया था, तो वो एक मरमैन बन जाएगा। तो फिर उर्वा कहता है कि क्या मैं भी जा सकता हूँ ऊपर, समुद्र के ऊपर, और मैं भी अपना लक आजमाऊं? क्या पता मेरी किस्मत अच्छी हो, मुझे छुड़ा ले कोई और मैं बच जाऊं और वापस अपने घर चला जाऊं। उसको एक आशा की किरण अब आती है। तो वो कहती है कि नहीं, अभी नहीं। तुम्हें तो अभी अभी तुम एक मरमैन बने हो ना, तो तुम अभी बच्चे हो, एक इन्फेंट हो। अब मास्टर्स हमने पढ़ा है ना सोल्स में, इन्फेंट सोल, बेबी सोल, ओल्ड सोल, तो ये वही है कि तुम अभी अभी, तुम्हारी उम्र कितनी भी हो एज ए ह्यूमन बीइंग, पर अभी यहाँ पर तुम एक बच्चे हो, क्योंकि तुम जस्ट अभी ही मरमैन बने हो। तो अभी तुम्हें टाइम है, तुम्हें टाइम मिलेगा जब तुम्हारी एज हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, एडल्ट हो जाते हैं जब हम, इंडिया में 18 साल के हो जाते हैं तो लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, वो वोट कर सकते हैं। तो वैसे ही मर्मेड्स की दुनिया में जब तुम्हारी वो एज हो जाएगी, तुम एडल्ट हो जाओगे, तब तुम्हें चांस मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चांस, उससे ज्यादा नहीं। तो यही कहती कि ये मेरा इकलौता चांस था, पहला और आखिरी चांस। लेकिन तुम्हारी वजह से अब मैं भी यहाँ फंस गई। तो वो कहती है कि तुम भी पहले इंसान थी, उर्वा पूछते हैं। तो कहती है कि हाँ भाई, तुमने देखा नहीं है, तुम तो इस महल में ऐसी खो गए हो कि तुमने कुछ और देखा ही नहीं, बस यही देख रहे हो महल कितना सुंदर है। तो बताती है कि जो मरमेड्स होते हैं, जो जल कन्या है, मरमैन है, ये लोग शादी नहीं करते हैं, ये लोग बच्चे नहीं करते हैं। ये इंसानों को ही अपने जैसा बना लेते हैं। तो ऐसे ही इनकी कम्युनिटी बढ़ती जाती है। ये एक इंसान अपने टारगेट ढूंढते हैं, तो उसको ऐसे खींच लेते हैं, फिर उसको वो इनकी तरह बन जाता है। फिर क्या होता है ना, वो जिसने उसको खींचा है, आप समझे कि वो उसका गार्जियन बन गया या उसका माता पिता आप कह सकते हैं। जैसे कि अभी इस जल कन्या ने उर्वा को ले लिया अपने अंडर, है ना, तो उर्वा इसका गार्जियन हो गया, इसका डिसेंड, इसका वंशज हो गया बेसिकली। अब वो जल कन्या इसका ध्यान रखेगी, सब चीजें सिखाएगी, फिर उर्वा बड़ा होगा, फिर उसका चांस आएगा, है ना। तो उर्वा अभी इस जल कन्या का वंशज है, आप ये समझे, तो वंशज है। तो जो जिसको खींच लेता है, वो जो है वो उसका वंशज बन जाता है। तो अब ऐसा होता है, अब तो वो फंस गया है, तो अभी इन्फेंट है, तो धीरे धीरे वहीं पे रहता है, वहां पे लोगों से दोस्ती करता है, उसके दोस्त बन जाते हैं, एंड वहां पे वो बहुत खुश रहता है अपने लोगों के साथ। और उसके बाद वो, तो वो वहां पे इतना घुल मिल जाता है कि वो भूल ही जाता है कि मेरे को, कि मेरे को बाहर जाना है, मेरे साथ छल छल हुआ है, मेरे को इंसान बनना है, मुझे बाहर जाना है। वो सारे विचार उसके दिमाग से हट जाते हैं। वो बिल्कुल खुश रहता है, घुल मिल के अपने इसी साम्राज्य में रहता है। उसके पास हर एक चीज होती है जिसकी उसको जरूरत है। लेकिन अब एक चीज होती है, वो सोचता है कि यार मेरे पास कोई वंशज नहीं है, मुझे भी एक इंसान को अब एक मर मैन, मर ह्यूमन बनाना है, या तो जल कन्या या जल पुरुष, जो मेरा वंशज हो, कि मैं उसको फिर ट्रेनिंग दूंगा, यहाँ पे ईगो भी आ जाती है। मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा, वो मेरे अंडर काम करेगा, उसके बाद वो बड़ा होगा, एक होता है ना, तो उसके अंदर अब ये
थॉट आ जाता है। तो क्या होता है ना, क्योंकि अब उसको डर लग रहा है कि मेरी भी अब एज हो रही है और अब मेरी मृत्यु हो सकती है। मतलब मृत्यु कैसे है? मृत्यु ऐसे नहीं कि नॉर्मल डेथ। वो क्योंकि अभी जो मास्टर जो ये वाले लोग होते हैं, मरमेड्स, है ना, यहाँ का क्या रिवाज है कि एक दिन हर 14 डेज के बाद, हर 14 दिनों के बाद, 2 हफ्तों के बाद एक दिन एक सेरेमनी होती है जिसमें सैक्रिफाइस दिया जाता है ह्यूमन का। ह्यूमन मतलब कि जो जल कन्या या जल पुरुष है। तो जो बूढ़ा हो जाता है, जो जिसकी मतलब ये खुद ही चूज कर लेते हैं कि अब ये एडल्ट है मतलब, तो उसको चूज करते हैं कि आज ये जाएगा और वेल जो है, वेल उसको खा जाएगी। तो ये बड़ा खतरनाक होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो वेल्स होती हैं, वेल मछली, वो इनको इनकी रक्षा करती हैं। तो वेल इनकी रक्षा करती है, और बदले में, क्योंकि अब वो रक्षा कर रही है तो एक बार्टर सिस्टम होता है, गिव एंड टेक, कि हम तुम्हारी रक्षा करें, तुम क्या करोगे। तो वेल्स इनकी रक्षा करती हैं, और बदले में ये हर 2 हफ्ते बाद, हर 14 डेज के बाद एक जल पुरुष या जल स्त्री को उसको दे देते हैं, और वो वेल उसको खा जाती है। तो ये इस मृत्यु के बारे में, इस डेथ के बारे में सोचता है, और फिर उसको एक बहुत डर लगता है उसको बहुत, कि यार क्या होगा, ये मृत्यु तो बहुत खतरनाक है। जब वो ये सोचता है तो उसको याद आता है कि अभी एक पॉसिबिलिटी है कि मैं इंसान बन जाऊं, क्योंकि जब मैं इंसान बनूंगा तो वहां पे एक शांत पीसफुल डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, है ना मास्टर्स। एज अ ह्यूमन बींग हम आराम से शांति से मर जाते हैं, कोई टेंशन तो नहीं है कि कोई शार्क आएगी या कोई वेल आएगी और हमें खा जाएगी। मतलब वो तो बहुत ही खतरनाक है, बिल्कुल जिंदा सोचो, जिंदा है वो, और जिंदा उनको भेज रहे हैं वेल खाने के लिए। तो वो बहुत खतरनाक है। तो फाइन, तो अब उसको एक लगता है कि मैं एक इंसान बन सकता हूँ, इंसान बनूंगा तो ऐसी खतरनाक मौत नहीं होगी। तो फाइनली अब डे आता है, वो दिन आता है कि जब उसको एक चांस मिलेगा, या तो इस पार या उस पार। तो जो छोटी छोटी मछलियां होती है ना समुद्र में, वो इनकी जो ये लोग होते हैं इनकी गुलामी करते हैं। जो मर पीपल होते हैं इनकी गुलाम होते हैं छोटी छोटी मछलियां। और वो इनको बताती हैं कि अब आपका टारगेट आ गया है, एक एक इंसान आ गया है ऊपर, अब आप जा सकते हैं, है ना, उसको बहलाने फुसलाने। तो वो इंफॉर्मेशन देते हैं, और आज दिन होता है उर्वा का। तो वो जाता है और ऊपर देखता है कि एक बोट होती है, और इस बोट पे एक लड़की होती है जो पे दूसरी साइड में होते हैं, पर वो इस साइड में होती है। तो उर्वा जाते हैं, और वो उस बोट के पास जाते हैं जहां पे लड़की ऐसे करके ना बाहर की तरफ देख रही होती है, ऐसे खड़े होके। तो वो पानी को ही देख रही होती है, लेकिन उसका माइंड में तो बहुत दुख तकलीफ होती है, तो वो कुछ देखती नहीं है। तो उसको बहुत देर तक वो देखती है, उसके बाद वो रियलाइज करती है कि अरे नीचे कुछ है। तो देखती है कि बहुत ही स्मार्ट हैंडसम गुड लुकिंग सा एक कोई प्राणी है ना। और उर्वा ने ये तय कर रखा होता है कि मेरे साथ तो छल हुआ है ना, क्योंकि जिस जल कन्या ने उसको छला था, उसे अपनी शक्ल दिखाई थी, तो उसको तो यही लगा ना कोई लड़की है जो फंस गई है। पर उर्वा ने सोच लिया था कि मैं छल कपट नहीं करूंगा, तो मैं दिखाऊंगा लड़की मैं हूं भाई, मैं एक मर ह्यूमन हूँ, मैं एक जल पुरुष हूँ। तो वो क्या करता है ना उर्वा, वो फ्लोट करता है, जैसे कूद कूद के छलांग, जैसे डॉल्फिन्स को देखा है ना अपने पानी में से छलांग मारी होती है, वैसे ही दिखाता है 10 बार, 2-3 बार ऐसे ऐसे, जिससे कि वो लड़की अच्छे से देख ले कि ये इंसान तो नहीं है, नॉर्मल इंसान नहीं है। तो वो देख लेती है उसको अच्छे से, लेकिन वो तो बिल्कुल मोहित हो जाती है कि कितना अच्छा गुड लुकिंग है। तो फिर वो जाता है उर्वा उसके पास, उसको अपनी असलियत दिखाकर कि उसे पूछता है कि अरे तुम्हारे दोस्त नहीं है, बहुत शोर मचा रहे हैं, तुम इधर हो। तो लड़की कहती है नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, ऐसी छोटी मोटी बातें करते हैं। अब उसको पता है कि अगर इस लड़की को मेरे से अटैचमेंट हो गया तो ये मुझे बचाने आएगी, और बचाएगी तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसे खींच लूंगा अंदर, और मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अब मेरा एक वंशज होगा, ये लड़की मेरी वंशज बनेगी। लेकिन वहीं वो सोचता है कि नहीं, तो बहुत गलत होगा उस लड़की के साथ, उस लड़की की क्या गलती है, वो शरीफ है, और ऊपर से मैं भी फंस जाऊंगा। तो उसके माइंड में वो द्वंद्व चल रहा होता है कि क्या करे क्या करे क्या करे। फाइनली वो लड़की को देखता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत लोनली हो। और उसने सोच लिया है कि अब क्या होता है जब उसके माइंड में द्वंद्व चल रहा होता है,
तो कि ये करूं वो करूं, फाइनली आप समझे कि उसकी एक अपर बॉडी एक लोअर बॉडी है ना, तो अपर बॉडी उसकी इंसान की ही है, और जो लोअर बॉडी है वो मछली की है ना। तो आप समझे कि उसकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी, ऊपर का बॉडी और नीचे का शरीर में एक वो चल रहा होता है। ऊपर की बॉडी तो इंसान की तरह ही सोचती है, तो उसको यही है, नीचे की बॉडी नहीं नहीं। तो फाइनली जो उसकी लोअर बॉडी है, नीचे की मछली वाला शरीर है, वो हावी हो जाता है उसकी अपर बॉडी इंसानी सोच पर, और वो डिसाइड करता है कि इस लड़की को तो मैं नीचे खींच लूंगा और अपना वंशज बना लूंगा। तो लड़की को देखता है, वो कहता है मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रही हो। और लड़की की आंखों में बिल्कुल आंसू से होते हैं, बहुत दुखी होती है। वो कहता है मैं भी अपने घर से बहुत सालों से दूर हूँ, तो मेरा घर तो वही है, मुझे घर जाना है, तो, लेकिन मैं भूल गया हूँ कि वहां कैसे जाऊं। तो वो लड़की को थोड़ा वो होता है, वो कहती है अरे मेरे दोस्त हैं, उनको सब पता है कि रास्ता यहाँ का, तो तुम आओ, बोट पे आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मेरे दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें घर पहुंचा देंगे। और ये ही मौका था जिसका उसने फायदा उठाया, उसने हाथ दिया, उसने खींचा। जब उसने खींचा उसे, तब फिर उसको एक द्वंद्व हुआ, फिर से फिर से उसके माइंड ने कहा कि ये अच्छा मौका है, मैं बच जाऊंगा, ये लड़की मुझे खींच लेगी और मैं वापस इंसान बन जाऊंगा। और फिर होता है उसके नीचे का पार्ट, लेकिन जो नीचे का पार्ट इंसान होता है ना, तो वो क्या करता है ना, वो खुद ही दर 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 हिलने लगता है कि नीचे आए नीचे आए। अब उसके ऊपर के माइंड में तो है कि मुझे बचना है, लेकिन नीचे की जो बॉडी अपने आप हिलने लगती है बहुत तेज तेज, कि नीचे की तरफ झटकने लगती है, आप कह सकते हैं जर्क करने लगती है। तो क्या होता है ना, वही हावी हो जाता है, और लड़की भी इसको बचाने के चक्कर में धड़ाम नीचे गिर जाती है, और अब वो भी जल कन्या बन जाती है। और अब वो बहुत खुश है कि मेरा वंशज है, और वो बहुत खुश होता है, वो उसको महारानी के पास लेके जाता है। अब क्या होता है ना कि वो कोशिश करता है कि ऊपर का माइंड की ऊपर किया, लेकिन अब उसकी जो आप कहें कि इंसानी मेमोरी है, धीरे धीरे थोड़ी हेजी होने लगती है। उसको लगता है कि यार अब यही तो मेरे दोस्त हैं, मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ के जा ही नहीं सकता, मैंने यहाँ पे दोस्तियां निभाई हैं, मैंने यहाँ पे रिश्ते निभाए हैं, उनको छोड़ के मैं कैसे जाऊं। मेरा तो एक कर्ज हो गया है कि मेरे को चुकाना है इन पे, क्योंकि मैंने इतने साल यहाँ पे इतना एंजॉय किया, इतने उनसे रहा। वो यही सोचता है। लड़की नीचे आ जाती है और वो उसकी वंशज बन जाती है। तो अब क्या होता है ना, वो वो बन जाती है, वो जल कन्या बन जाती है। वो ऐसे ही बहुत एंजॉय करता है, और उसको, अब क्योंकि वो उसकी वंशज है, तो वो उसको सिखाता है कि यहाँ के तौर तरीके ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो यही सब करता है। और फिर क्या होता है, एक दिन आता है कि उसका टाइम मृत्यु का, वेल को खिलाने का। तो वो वेल के पास जाता है, और वेल का मुंह सब खुला होता है, उसको डर लगता है, अरे अरे अरे, और ऐसे ही खुद के उठ जाता है। उठ के वो याद करता है कि अरे मैं इस पानी में नहीं हूँ, मैं अपने घर में हूँ, ये फिर से एक मेरा बुरा सपना था। तो मैं कोई भी जल पुरुष नहीं हूँ, कुछ नहीं है, कोई मुझे खाने नहीं वाला। तो ऐसे उसको अब शांति मिलती है कि फाइन, थैंक गॉड, मुझे कोई वेल खाने नहीं वाली है। लेकिन अब उसको बहुत 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 दर्द होता है उसके, और वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि मास्टर से एक मेंटल टेंशन हो जाती है ना। सोचो को बचपन से ही ऐसे सपने आ रहे थे टेंशन वाले, और अब तो एक बिल्कुल एक नई डेवलपमेंट होती है। तो वो अब जागा रहता है, बहुत परेशान रहता है, और उसने सोच लिया है कि अब मैं बाबा को बताऊंगा अपने सपने के बारे में और अच्छे से। और उन्होंने बहुत साल पहले मुझे प्रॉमिस किया था कि एक टाइम आएगा कि जब मेरे को सपने आने बंद हो जाएंगे, जब एक बहुत अति हो जाएगी ना इसकी, तो मेरे को सपने आने बंद हो जाएंगे, और मुझे इन सपनों का मतलब पता चल जाएगा, एक क्लैरिटी आ जाएगी मुझे कि क्यों आ रहे हैं इन सपनों से, मुझे क्या सीखना है। तो उन्होंने यही सोचा कि होप ये लास्ट टाइम ही था सपना, दोबारा ऐसा ना आए। फिर वो बाबा को बताता है, अगले दिन वो बाबा से मिलता है, और बाबा को बताता है उर्वा कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं बैठा था, एक लड़की ने मुझे हाथ दिया और मैंने ले लिया और मेरे को जल कन्या में बता दिया। वही सब बता रहा होता है बाबा को, जब वो जंगल में बीच में से बैठे होते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं अच्छा, और जय हमेशा की तरह तुम उस लड़की को ही बुरा भला बोल रहे होगे, उस जल कन्या को, है ना। तब उर्वा बोलता है नहीं बाबा, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार मेरे मन में उस जल कन्या के लिए कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ कोई ग्रजेस नहीं है मेरे मन में उसके लिए।
और फिर वो बताता है कि मैंने एक और पार्ट देखा, अपने सपने में एक और चीज हुई कि मैं एक जल पुरुष था और मैं एक लड़की को ढूंढ रहा था। और उसने उस क्योंकि जब मैं उस लड़की को जल कन्या बनाना चाह रहा था, तो उससे मेरे को उन मर पीपल की, जो जल कन्या जल पुरुष है, उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझने को मिला कि वो लोग ऐसे जंगलियों की तरह, ऐसा नहीं है कि अरे हम तो बुरे नहीं है कि हमें लोगों को मारना है, उनको जल कन्या बनाना है। वो इसीलिए बनाते हैं। वो जब एक इंसान खुद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करता है कि हाँ मेरे को तुम्हारे साथ जाना है, मतलब बताता है कि जब मैं पत्थर पे उस चट्टान पे बैठा था और जल कन्या मेरे पास आई, तो मैंने अपनी मर्जी से उसको हाथ दिया है ना, लड़की ने तो मुझे सीधा नहीं आगे ऐसे खींच लिया। उसने मुझसे कहा कि मेरे को हेल्प चाहिए तो मैंने हाथ किया। तो वो मेरी क्या हुई, मेरी अग्रीमेंट हो गई कि हाँ मैं रेडी हूँ। सिमिलरली जब मैं था और मैंने उस लड़की से बोला कि हाथ दो, तो तब उसकी अग्रीमेंट हो गई, है ना। तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लोगों को खींच रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब इंसान खुद अपना हाथ आगे कर रहा है या बोल रहा है एक्सप्रेसिवली, तब वो हो रहा है। तो मास्टर साहब देख रहे हैं, फ्री विल यहाँ पर है, फ्री विल। जाने अनजाने में उन जब वो हाँ कहते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं, उससे उनकी फ्री विल हो जाती है और वो उस चंगुल में आ जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तब बाबा देखते हैं उर्वा को, बड़े उसमें होश हो गए कि वाह फाइनली उर्वा बहुत ही अब करीब है। और वो दिन दूर नहीं जब अब वो महातंग बनेगा, जब हनुमान जी आएंगे यहाँ पे। तो वो ये देखता है और क्या कहते हैं, वो बहुत खुश होता है। और तब बाबा को होता है कि मैंने, मीन्स मुझे भ्रम नहीं हुआ था, क्योंकि अब उर्वा को अपने सपने की क्लैरिटी मिल रही है। मीन्स वो नेक्स्ट महातंग का हेड बनेगा। तो मीन्स हनुमान जी सच में ही आएंगे, और अभी टाइम भी था। तो अब उसको मन ही मन खुशी मिलती है कि मुझे भ्रम नहीं हुआ था, हनुमान जी सचमुच में मुझे दिखे थे। तो अब उस खुशी के कारण वो बाबा भूल जाते हैं, बोल देते हैं हनुमान जी आ गए हैं। लेकिन फिर से उर्वा को कुछ सुनाई नहीं दिया, ना ही उनको बाबा के लिप्स हिलते हुए दिखे। वो बस ऐसे ही बैठा हुआ जैसे माता के सीन में हुआ था। तो बाबा सोचते हैं कि भाई हनुमान जी क्यों नहीं चाह रहे कि लोगों को उनके आगमन के बारे में पता चले, लोग खुशियां मनाएं। फिर वो सोचते हैं भाई ठीक है कुछ तो होगा, वो ज्ञानी है, हमारे गुरु हैं, कोई तो चीज होगी जिसकी वजह से वो नहीं कर रहे हैं, जो मैं तो नहीं सोच पा रहा, वो हायर लेवल पे है, उनको ज्यादा पता होगा। फिर बाबा उर्वा को बोलते हैं कि पता है कि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है जो तुम्हें पता चली है। तो फिर वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि अब ये समस्या सॉल्व हो गई है और अब मुझे दोबारा कभी सपने नहीं आएंगे। तो और आप मेरे को सब बता देंगे कि अब इसके पीछे क्या राज है। तो बाबा कहते हैं हाँ हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसके पीछे क्या है, टाइम आने पे मैं तुम्हें बता दूंगा, और अभी भी चलते चलते बता दूंगा। 1 घंटे बाद खाना खाकर वो जब घर चले गए थे, खाना खाकर उर्वा, और उर्वा का बेस्ट फ्रेंड थे उनके परम मित्र, जैसे जेठालाल के परम मित्र मेहता साहब हैं, वैसे उर्वा के परम मित्र धनुष्का हैं। और उनके साथ ही एक रहते थे बसंता जी, मतलब जैसे पड़ोसी पड़ोसी होता था वही समझ लीजिए, बसंता जी। और बाबा ये गए थे शहद लेने, हनी लेने जंगल में। तो जैसे ही वो अभी उन्होंने पार किया ही था रास्ता, बाबा ने देखा 3 बहुत ही अजीब से लोग, जो कि जिन्होंने बहुत ट्राई कर रखा था कि गांव वालों का हुलिया लेने के लिए कि वो भी महातंग जैसे लगे, पर साफ साफ दिख रहा था कि वो बाहर के ही लोग हैं, और जो कि 3 अलग अलग चट्टानों पे पत्थरों पे बैठे थे। तो बाबा कहते हैं ओफो, 3 3 जल कन्याएं आ गई मेरे को ढूंढने उनको, और वो गुस्सा करते हैं और गुस्से में ऐसे उन तीनों को देखते हैं। तो उर्वा कहता है अरे बाबा, यहाँ तो मुझे कोई जल कन्या दिखाई नहीं दे रही, 3 आदमी दिख रहे हैं, शायद वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो वो देखता है। तो उर्वा हमेशा ना, उर्वा में एक इच्छा होती है कि मैं जानूं, क्योंकि क्या होता है ना, जो महातंग है ये आपस में ही रहते हैं जंगल में, आपस में एक क्लोज नॉट ग्रुप है। तो कभी बाहर शहर में कुछ क्या उनको कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल सबसे डिटैच्ड है, कुछ टेक्नोलॉजी कुछ नहीं पता। तो उर्वा में क्यूरियोसिटी होती है कि अरे बाहर क्या होता होगा, शहर कैसा है, क्या है, कैसे लोग रहते होंगे। लेकिन वो कभी भी इस जगह को पार करके नहीं गए, क्योंकि उनको बाबा से बहुत डर लगता था, और बाबा ने सबको बोल रखा था कि कोई बाहर नहीं जाएगा, किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा।
तो बाबा गुस्से में बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के, हाँ हाँ तुम सही हो, मैं गलत हूँ। लेकिन उर्वा को बिल्कुल भी इसमें ना बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसको पता होता है